जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द राज रिसर्च सेंटर में। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं चीन के उत्थान की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसको समझना बहुत ज़रूरी है और इसे हमें सीखना ही बहुत ज़रूरी है कि आज क्या कारण है कि चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है और भारत आज दुनिया की 5वीं। भारत ने क्या कुछ नीतिगत तरीके से ही अपनाए होते तो आज भारत हो सकता था कि दुनिया की पहली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाता, चीन से भी आगे चला जाता। तो क्या कारण है कि चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित किया? इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको छोटा शायरी बताता हूँ जो आप इसे रिलेट कर पाओगे। आपने उड़ते पतंग को देखा ही होगा इस 15 अगस्त में। तो पतंग देखो, एक पतंग क्या होता है, सबको पता है कि सबकी मृत्यु कूड़े के ढेर में होगी। पतंग को पता है कि उसकी मृत्यु कहाँ हो रही है, कूड़े के ढेर में, लेकिन उससे पहले वो आसमान चूमने की कोशिश करता है। ठीक चीन की अर्थव्यवस्था भी ऐसे ही है। सबको पता है कि चीन की अर्थव्यवस्था आने समय में जब जिस दिन गरीबी आएगी तो चीन का विघटन हो जाएगा, लेकिन चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को इस तरीके से बनाया कि अब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति बन गई है। तो क्या कारण है कि चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति बन गई? उससे पहले इसके हिस्ट्री बैकग्राउंड को समझना जरूरी है। अब चीन ने क्या क्या नीतिगत तरीके अपनाए थे या क्या प्रोसेस अपनाया था, क्या पॉलिसी अपनाई थी, इस कारण आज चीन इतना आगे चला गया। तो इसके लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डेट छाटी है जो आपके बुक के में भी लिखा हुआ है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके डेट पढ़ते हैं। सबसे पहले डेट है 1949। कौन सा दोस्तों? 1949। डेट याद बहुत ज़्यादा करना ज़रूरी है। पहला डेट 1949। समझते हुआ क्या था। सन 1949 में चीनी क्रांति हुई थी। क्या हुई थी? चीनी क्रांति। चीनी क्रांति मतलब चीन आज़ाद हुआ था और इस क्रांति में चीन का नेतृत्व कर रहे थे माओ। कौन कर रहे थे दोस्तों? माओ। तो हुआ क्या था कि सन 1949 में चीनी क्रांति हुई थी और चीन के अध्यक्ष थे उस समय माओ थे। जैसे चीन आज़ाद हुआ तो चीन ने सोवियत मॉडल को अपनाया। कौन सा मॉडल? सोवियत मॉडल। और सोवियत मॉडल को जैसे ही अपनाया, इसके बाद उन्होंने कृषि क्षेत्र से पूंजी निकाला। कौन क्षेत्र से? कृषि क्षेत्र से पूंजी निकाली और सरकारी नियंत्रण बड़े बड़े क्या लगाए? उद्योग स्थापित किए। जब उद्योग स्थापित किए तो इन सभी से चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो 5 से 6% दर से बढ़ी। और लेकिन उसी समय जनसंख्या चीन में बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जनसंख्या 2 से 3% की दर से क्या हो गई? बढ़ गई, जिसके कारण जो ये लाभ हुआ था हर एक आदमी को नहीं मिल पाया। एग्जाम्पल समझ दोस्तों कि मान ले एक आदमी है, उसके केवल 2 बच्चे हैं, और यहाँ भी एक आदमी है और इसके ना 5 बच्चे हैं। कितने बच्चे दोस्तों? 5 बच्चे हैं। अब जो पहला वाले आदमी है जिसके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। तो अब बताइए, एक ये आदमी अगर 100 रुपये एक दिन में कमाता है तो इसके बच्चे कितने रुपये मिलेंगे? उसके जो जाहिर सी बात है 50 इसको मिलेगा, 50 इसको मिलेगा। लेकिन अगर ये आदमी 100 रुपये कमाता है तो इन सब कितने मिलेंगे? जाहिर सी बात है 20 रुपये। सबको 20-20 ही नहीं मिलेंगे जी। तो जब 20-20 मिलेंगे तो समझिए, जब अर्थव्यवस्था 5 से 6 दर से बढ़ गई तो जाहिर सी बात है सबको फायदा होने वाला था। लेकिन इन्हीं लोगों ने क्या बढ़ा दिया? जनसंख्या। तो जो फायदा होने वाला था वो क्या हो गया? बट गया। यानी कि इस चीनी क्रांति के बाद सोवियत मॉडल को अपनाया तो कृषि क्षेत्र पूंजी लगा उद्योग तो स्थापित किया। इससे अर्थव्यवस्था 5 से 6% बढ़ी, लेकिन जो फायदा होना था वो किसी को फायदा नहीं हो पाया। दूसरा पॉइंट हम समझेंगे। पहला डेट समझ में आ गया आपको। दूसरा डेट समझते हैं 1972, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। यहीं से चीन की अर्थव्यवस्था बहुत तीव्र गति से नहीं, पर यहीं से चीन अपना चलाकी स्टार्ट करता है। हुआ क्या था? 1972 में चीन, देखो अभी चल रहा था शीत युद्ध, और शीत युद्ध के अंदर अमेरिका सोवियत संघ को देखना नहीं चाहता था और सोवियत संघ अमेरिका को देखना नहीं चाहता था। तो अमेरिका क्या करता था? सोवियत संघ के देशों को मारा करता था, और जो सोवियत संघ था वो अमेरिका के देशों को मारा करता था। जब चीन आज़ाद हुआ तो चीन ने किसका साथ दिया? सोवियत संघ का साथ दिया। तो चीन को डर था कि अमेरिका इसको मार ना दे आने वाले टाइम में, इसीलिए चीन ने अपने राजनीतिक और आर्थिक, पहला राजनीतिक और दूसरा आर्थिक, इन दोनों के एकांतवांश का मतलब डर, एकांतवांश को समाप्त करने के लिए अमेरिका से संबंध बना लिए। कैसे संबंध बनाए? अमेरिका से अच्छे संबंध बनाने लग गया। कब? 1972 में। तो 2 डेट समझ में आ गया। तीसरा डेट समझो। तीसरा डेट है 1973। तो पहला 1949, दूसरा 1972, तीसरा 1973। दोस्तों डेटों को याद करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप बोलिए, जितना बोलोगे उतना याद होगा। और जब भी आप पढ़ो ना किताब, तो किताब खोलकर थोड़ी बोल के पढ़ा करो ताकि आपकी ज्ञान इंद्रियां चालू रहे। अब मुंह बंद करके से पढ़ोगे नींद आ जाएगा। क्या फ़ायदा ऐसे पढ़ के? इसलिए किताब खोलो, रखो और थोड़ी बोला करो ताकि आपको सुनाई दे, और जब सुनाई देगा तो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां चालू। जब जीभ बोलता है ना तो ज्ञान इंद्रियां चालू रहती है, इसलिए थोड़ी बोल के पढ़ा करो। तो 1973 में हुआ क्या था दोस्तों? चीन के जो प्रधानमंत्री थे नाम था चौमिन लियाई। क्या नाम है? चौमिन लियाई। चौमिन लियाई मतलब चाउन एन लाई। चौमिन लियाई मतलब जाके घर भाग के मत जाना कि सन ने बोला चौमिन लियाई।
चाउमिन लाई नहीं है, चाउन एन लाई, जिसे याद कर सकते हो चाउमिन लिया होता है, नूडल्स जैसे तो होते हैं चीनी, तो समझते हैं क्या है चाउन एन लाई। चाउन एन लाई जो थे 1973 में उन्होंने चीन के अंदर आधुनिकीकरण की बात की। किसकी बात की दोस्तों? आधुनिकीकरण की। और जब ये आधुनिकीकरण की बात कर रहे थे तो इस आधुनिकीकरण के अंदर उन्होंने 4 क्षेत्रों को आधुनिकीकरण की प्रस्ताव रखी। पहला इसमें एग्रीकल्चर यानी कृषि, दूसरा आर्मी सैन्य, तीसरा इंडस्ट्रीज उद्योग, और चौथा था साइंस टेक्नोलॉजी विज्ञान प्रौद्योगिकी। इन चारों को आधुनिकीकरण की बात कर रहे थे कौन? चाउन एन लाई। और चीन में विकास की सबसे बड़ी गति स्टार्ट होने वाली होती है अब, जो मैं अभी बताऊंगा। पहले आप इसको कर लो नोट डाउन, क्योंकि मैं मिनटों के बताऊंगा, उसके लिए थोड़ी जगह चाहिए। तो नोट डाउन कर लिया। अब बस 2 मिनट में बता देंगे। जब तक आप बताइए कि 1978 में चीन के नेता कौन थे, जल्दी स्पीड में। चलो समझते हैं। 1949, 1972, 1973 तक समझ में आ ही गया। अब चीन की क्रांति शुरू होती है अच्छी वाली, यह डेट आता है 1978। 1978 में क्या होता है दोस्तों? चीन के नेता जो होते हैं उनका नाम होता है देंग शियाओपिंग। ये याद रखना है आपको, देंग शियाओपिंग। ये नाम भूल गए तो समझ लो आपके पेपर में 1 नंबर गए। नाम क्या है? देंग शियाओपिंग। सन 1978 में चीन के तत्कालिक राष्ट्रपति देंग शियाओपिंग ने ओपन डोर पॉलिसी यानी कि खुले द्वार की नीति अपना ली, ओपन डोर पॉलिसी। और इस पॉलिसी की बात तो मानो ऐसे कि चीन की अर्थव्यवस्था बहुत तीव्र गति बढ़ी। ऐसे कहते हैं ना, दिन दुगनी और रात चौगनी। एक कहावत है, इसका मतलब ये होता है कि चीन की अर्थव्यवस्था दिन में तो दुगनी बढ़ रही थी और रात को और तीव्र गति से बढ़ रही थी। यानी कि जब से इसने खुले द्वार की नीति अपनाई, इसने अपनी अर्थव्यवस्था को खोल दिया ताकि दुनिया भर के निवेशक यहाँ आ सके, यहाँ निवेश कर सके और यहाँ पे क्या कर सके? कमा सके, और चीन के लोगों को रोजगार मिल सके। इससे चीन की अर्थव्यवस्था को वृद्धि मिले। और इसके बाद दुनिया भर के सभी निवेशक कहाँ भागने लगे? चीन भागने लग गए। कब? जब चीन ने खुले द्वार की नीति यानी ओपन डोर पॉलिसी बना दी। किसके अंडर में? देंग शियाओपिंग में 1978 में। इसके बाद चीन ने देखा कि जब उसने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन से फायदा हुआ, तो चीन ने सोचा क्यों ना और फायदा करते हैं। उन्होंने 1982 में एग्रीकल्चर यानी कृषि क्षेत्र का क्या कर दिया? निजीकरण कर दिया। ले और ज़्यादा कमाएंगे, क्योंकि सामूहिकरण था, जहाँ सरकार देख रही थी तो उसमें फायदा नहीं हो रहा था। अब प्राइवेट कर दिया तो इससे चीन की अर्थव्यवस्था और बढ़ी। फिर उन्होंने देखा प्राइवेटाइजेशन से बहुत फायदा है, तो 1998 में इसने उद्योगों का भी क्या कर दिया? निजीकरण कर दिया। क्या कहा दोस्तों? निजीकरण। और जब उद्योग का निजीकरण किया तो अर्थव्यवस्था सच में बहुत तीव्र गति से बढ़ी थी। ये जो टाइम ड्यूरेशन याद रखना, इस समय के अंदर चीन की अर्थव्यवस्था 10 से 15% दर से बहुत तीव्र गति से बढ़ रही थी। आप डाटे गूगल पर निकाल के देख सकते हो कि चीन की अर्थव्यवस्था बहुत तीव्र गति से कैसे बढ़ रही थी। जैसे ही इन्होंने 1998 कृषि उद्योग का निजीकरण किया तो उसके बाद चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को एक सेज बनाने के लिए यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए, विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाने के लिए निवेशकों को और विदेशी उद्योगों वालों को बहुत छूट दिया कि आप हमारे देश में आइए और जितना हो सके उतना उद्योग खोले, और हम आपको टैक्सेस में छूट देंगे, जमीन देंगे सस्ती, वो देंगे, फलाना ढिमकाना। और इसके बाद चीन बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ा। और फाइनली 2001 में जो है चीन जो होता है वो WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या बन जाता है? सदस्य देश बन जाता है और व्यापार करना दुनिया भर से क्या करता है? शुरू। आज चीन की लड़ाई हर एक देश से, चाहे वो जापान हो, ताइवान हो, इंडिया हो, वियतनाम हो, कंबोडिया हो, किसी से भी हो, लाओस हो, सबसे ना थोड़ी बहुत झगड़े हैं, लड़ाई है, लेकिन उसके बाद भी चीन से कोई लड़ना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि इसकी जो इकॉनमी है बहुत ज़्यादा मजबूत है। पर टेंशन नहीं लेने का, याद रखना जिस देश में कम्युनिस्ट पार्टी होती है वो देश टूटता है, और टूटने का एक ही कारण है, जब जिस दिन में गरीबी होती है। तो चीन भी टूटेगा एक दिन जिस समय इसमें गरीबी आएगी। जिस तरीके सोवियत संघ 15 देशों में टूटा, उसी तरीके चीन भी क्या करेगा? एक समय आएगा टूटेगा। लेकिन फिलहाल चीन की अर्थव्यवस्था दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पहुंच गई है, और ये किस कारण से हुआ था? इन गतिविधियों के कारण। तो ये आपको समझ में आएगा कि चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था का उत्थान कैसे किया। अब क्वेश्चन ये है कि जब वो चीन का उत्थान हुआ तो क्या हर एक वर्गों को फायदा हुआ? नहीं। जब चीन का उत्थान हो रहा था तो इसका नुकसान समझिए नेगेटिव पॉइंट्स में। पहला कि इस लाभ का हर एक वर्ग को फायदा नहीं हुआ, कुछ विशेष वर्ग को इसका फायदा हुआ। दूसरा पॉइंट कि चीन में महिलाओं के काम करने की स्थिति बेकार हो गई। चीन के अंदर भ्रष्टाचारी घोटाला बहुत ज़्यादा बढ़ गया। पेड़ों के अंदर धुन कटाई हुई यानी पर्यावरण प्रदूषित भद से ज़्यादा हो गया। और वहाँ के लोगों के जो गरीब लोग थे धीरे धीरे और ज़्यादा क्या चले गए? गरीब होते चले ही गए। तो आई होप आपको चीन का उत्थान का पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी में लिखे और याद करने की कोशिश करें कि चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को किस तरीके से बढ़ाया था। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।